आज हम लोगों को राउल्ट के नियम को ग्राफीय रूप में निरूपित करना था। हमने पिछले लेक्चर में राउल्ट के नियम के विषय में पढ़ लिया था, या राउल्ट का नियम क्या होता है उसके फॉर्मूले को भी प्रूफ कर लिया था। लेकिन आज हमें पढ़ना है कि राउल्ट के नियम को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो राउल्ट के नियम को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है राउल्ट के नियम से रिलेटेड कुछ बातों को दोबारा से पहचान लेने का, क्योंकि अगर आप किसी आर्टिकल को या राउल्ट के नियम को सही ढंग से पढ़ते हैं तो ही आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप उसका नहीं कर सकते हैं। जरूरी है कि हम राउल्ट के नियम में आए हुए कुछ अवयवों और फॉर्मूलों के कुछ रूपों को जान लेते हैं, जिससे हमें उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो राउल्ट के नियम में मुझे 2-3 लाइनें फिक्स थी। देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। जिसे सबसे पहली चीज अगर मैं देखता हूं तो राउल्ट का नियम था, सबसे फर्स्ट पार्ट में मैं चलता हूं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि P इज इक्वल टू PA प्लस PB। मैं क्या देखता हूं कि अगर आपने इस बात को भी देखा था कि अगर दो पदार्थों को आपस में मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाए, उनमें से एक पदार्थ A हो और दूसरा पदार्थ B हो, तो इन दोनों पदार्थों के द्वारा लगाया गया जो आंशिक दाब होता है उसका योगफल पात्र में उपस्थित कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। और मैं अगर इसी में से, ये तो फर्स्ट थिंग हो गई, पहली चीज हो गई। अगर मैं इसी में से दूसरी चीज का अध्ययन करता हूं तो मेरे पास एक और रूल था कि वाष्प दाब का मान, विलयन में दो अवयव होते हैं, उनमें से किसी एक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस अवयव के मूल प्रभाज आप कैपिटल X से भी लिख सकते हैं, और उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अगर सेम चीज मैं अवयव B के लिए लगाना चाहूं तो P नॉट B XB, मुझे इन सारे अवयवों को आगे समझ लेना है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं थोड़ी सी बातों को लेते हुए। जैसे सबसे पहले मुझे स्टार्ट करते हुए ये पढ़ लेना चाहिए कि हमने दो पदार्थों को लिया, एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है। देखिए ध्यान रखने वाली चीज क्या है, सबसे पहले मैंने एक पात्र में पदार्थ A को लिया, और जब मैंने पदार्थ A को लिया तो मैंने पदार्थ B की कोई भी मात्रा नहीं ली है। और दूसरे पात्र में मैंने पदार्थ B को लिया, और जब दूसरे पात्र में मैंने पदार्थ B को लिया उसमें A बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं दोनों पात्रों में अलग अलग, एक में A पदार्थ एक में पदार्थ B को भर देता हूं और इसके पात्र के ढक्कन को बंद कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर पदार्थ A वेपर बनाता है, वाष्प बनाता है। और जब वाष्प बनाता है तो आप सबको पता है कि जब भी किसी तरल पात्र में द्रव वाष्प के रूप में चेंज होता है, उसकी वाष्प द्रव की सतह पर कोई ना कोई दाब आरोपित करती है, और जब वाष्प द्रव की सतह पर दाब आरोपित करती है तो इस दाब को हम लोगों ने पढ़ रखा था, इसे कहते हैं वाष्प दाब। अब पहले इस बात को चेक कर लेते हैं कि जब शुद्ध अवस्था में पदार्थ A लिया गया, शुद्ध अवस्था का मतलब है इस पात्र में केवल A पदार्थ भरा हुआ है, इस तरह जब हमने इसको गर्म किया तब जो वाष्प दाब क्रिएट हुआ वो कितना होगा और उसकी मात्रा कैसे समझी जाए। तो मैं क्या देखता हूं, हम लोगों ने इसके पहले भी आर्टिकल में पढ़ा है कि जब भी कोई पदार्थ का कण, द्रव पदार्थ का कण वाष्प के रूप में बदलना चाहेगा, कम से कम एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन उसे द्रव की ऊपरी सतह पर आना होगा। जब तक कोई कण द्रव की ऊपरी सतह पर नहीं आता है वह वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कोई द्रव का, लिक्विड का पार्टिकल यहां है, वो यहीं से सीधे वाष्प के रूप में नहीं बदल सकता। वो गर्म होकर एक बार द्रव की सतह पर आएगा, और जब एक बार द्रव की सतह पर आएगा इसके बाद ही वो वाष्प के रूप में चेंज होगा। तो इस बात को आप बहुत विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई लिक्विड पार्टिकल वेपर फेज में जाता है तो उसे कम से कम एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन उस द्रव की सतह पर आना ही पड़ता है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं। मैंने क्या देखा कि मैंने यहां केवल A पदार्थ लिया है, इस पात्र में B पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि इसमें केवल A पदार्थ है। इस द्रव की सतह पर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल A के होंगे। मैंने मान लिया अभी द्रव की सतह पर 100 पार्टिकल हैं
वो भी किस पदार्थ के? A पदार्थ के। अब 100 पार्टिकल है, मैं गर्व करता हूं यही 100 पार्टिकल वाष्प में चेंज होंगे क्योंकि ये द्रव की सतह पर है। जब ये 100 पार्टिकल वेपर फेज में चेंज हो जाएंगे, उसके नीचे के 100 पार्टिकल शुद्ध वाष्प के रूप में बदलेंगे। जब तक ये ऊपर वाले 100 पार्टिकल वाष्प के रूप में नहीं बदलते हैं, अन्य कोई भी पार्टिकल वेपर फेज में चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर वाष्प के कितने ऐसे कण हैं जो वेपर बना रहे हैं, वाष्प बना रहे हैं? आंसर है 100 पार्टिकल ऐसे हैं एक जो वेपर फेज में चेंज होकर वाष्प दाब लगाएंगे। मैं उसको चेक कर लेता हूं। अगर बी पदार्थ है, मैं इसमें भी मान लेता हूं कि मेरे पास इस द्रव की सतह पर 100 पार्टिकल ऐसे हैं, 100 कण ऐसे हैं जो द्रव की सतह पर स्थित हैं। अगर 100 कण द्रव की सतह पर स्थित है तो इसमें भी 100 पार्टिकल ऐसे हैं जो वेपर फेज में चेंज होंगे और वेपर प्रेशर लगाएंगे। अब मैं आ जाता हूं कि अगर मैंने इन दोनों पदार्थों को एक पात्र में मिला दिया, अब मैंने अगर दोनों पदार्थों को एक पात्र में मिला दिया तो ये तो केवल शुद्ध पदार्थ ए था, ये शुद्ध पदार्थ बी के लिए था, लेकिन ये अब शुद्ध पदार्थ ए के लिए नहीं बल्कि ए और बी दोनों के लिए है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि इस द्रव की सतह पर दोनों ए और बी को मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त हुआ है या जो विलयन प्राप्त हुआ है, उस विलयन की सतह पर भी 100 पार्टिकल हैं जो वेपर के रूप में चेंज हो सकते हैं। तो आप इस बात को समझते हो, ये 100 पार्टिकल ना तो केवल ए के हैं, ना तो ये 100 पार्टिकल केवल बी के हैं, क्योंकि हमने दोनों अवयवों को मिलाया है, इसलिए कुछ पार्टिकल ए के हैं और कुछ पार्टिकल बी के हैं। अगर मैं मानता हूं कि द्रव की सतह पर 40 पार्टिकल ए के हैं और 60 पार्टिकल बी के हैं, तो मैं क्या सोचता हूं, अब ए का अगर मैं वाष्प दाब देखता हूं तो ए के केवल 40 पार्टिकल वेपर प्रेशर लगा सकते हैं, वेपर बना सकते हैं और वाष्प दाब लगा सकते हैं, और बी के केवल 60 पार्टिकल ही वाष्प के रूप में चेंज होकर वेपर प्रेशर लगा सकते हैं। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, जब मैंने ए और बी को अलग अलग किया था, 100 पार्टिकल ए के वाष्प दाब लगा रहे थे, 100 पार्टिकल बी के वाष्प के रूप में बदलकर वाष्प दाब लगा रहे थे, लेकिन जब मैंने दोनों को मिश्रित कर दिया तो अब सरफेस पे कुछ पार्टिकल ए के भी रहेंगे और सरफेस पे कुछ पार्टिकल बी के भी रहेंगे। मैंने मान लिया 40 पार्टिकल सरफेस पर ए के हैं और 60 पार्टिकल बी के हैं, तो मैं इस चीज को चेक करता हूं, पहले ए के पार्टिकल कितने पार्टिकल दाब लगा रहे थे? 100 पार्टिकल। अब ए के कितने पार्टिकल दाब लगा रहे थे? 40। तो मैं क्या सोचता हूं, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प का दाब ए के द्वारा लगाया जा रहा था वो प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि वेपर अमाउंट ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा। अब क्योंकि मैंने जैसे ही मिश्रण बनाया, अब ए के पार्टिकल सरफेस पर केवल बचे 40। अब क्योंकि ए के पार्टिकल सरफेस पर 40 बचे हैं मिश्रण में, अब वाष्प दाब का मान थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो एक चीज मैं देखो इस बात को चेक करूंगा, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसे हम पी नॉट ए से लिखते हैं, और मिश्रण में जो ए के द्वारा वाष्प दाब लगता है उसे पी ए से लिखते हैं। तब मुझे एक बात का अंदाजा है कि ए का जो आंशिक वाष्प दाब है ये थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि 40 पार्टिकल के थ्रू लगता है केवल। लेकिन जब पदार्थ ए शुद्ध अवस्था में आ जाता है, उसका वाष्प दाब 100 पार्टिकल्स के द्वारा अर्थात ज्यादा लगता है। मुझे इस बात को केवल ध्यान रखना है कि जब पदार्थ शुद्ध अवस्था में होता है उसके वाष्प दाब का मान अधिकतम होता है, लेकिन जैसे ही पदार्थ को मिश्रण में मिला दिया जाता है, मिश्रण में वेपर में चेंज होने वाले पार्टिकल की संख्या ए के लिए कम हो जाती है, इसलिए अब वो जो प्रेशर पी ए लगेगा भी वो पी नॉट ए से कम ही होगा। इस बात को हमें नोटिस करके रख लेना है कि जब भी कभी पी नॉट ए और पी ए में कंपैरिजन होएगा, हम इस बात को बताएंगे पी नॉट ए जो है वो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं बी की बात कर लेता हूं, बी में भी सेम चीज है। क्या सेम चीज है कि बी में अभी सरफेस पे 100 पार्टिकल थे, तो 100 के 100 पार्टिकल एक साथ वाष्प के रूप में बदलकर वाष्प दाब अप्लाई कर रहे थे। लेकिन मैंने जैसे और ए और बी के मिश्रण को बनाया, तो ए और बी के मिश्रण को बनाने में पता चला कि यहां तो बी के 100 पार्टिकल थे, लेकिन अब यहां बी के पार्टिकल केवल कितने हैं? 60। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, 100 पार्टिकल ज्यादा वाष्प बनाएंगे और 60 पार्टिकल वाष्प कम बनाएंगे। अगर 100 पार्टिकल वाष्प ज्यादा बना लेते हैं तो उसका वाष्प दाब भी कैसा रहेगा? ज्यादा। तो
100 पार्टिकल के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब अधिकतम रहेगा। और आप जानते हैं क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में B का आंशिक दाब वाष्प दाब लिखना हो तो हम इसे लिखते हैं P0 B से। और जब वही पार्टिकल या वही सॉल्यूशन आपको मिश्रण के रूप में दे दिया जाए या दोनों को मिला दिया जाए तो अब B के 60 पार्टिकल केवल सरफेस पे हैं, तो अब जो इस समय दाब लग रहा होगा या जो आंशिक वाष्प दाब लग रहा होगा PB, ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ 60 पार्टिकल्स के द्वारा दाब लगाया गया मैक्सिमम प्रेशर, 100 पार्टिकल के द्वारा लगाया गया दाब मैक्सिमम प्रेशर, अब 60 पार्टिकल के द्वारा लगाया गया प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। मुझे एक बात और लिख लेनी चाहिए कि जो P0 B की वैल्यू आएगी वो हमेशा PB से कैसी आएगी, कम। इतनी चीजों को कम से कम हमें समझ लेना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस समय जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर। तो अब हमें अगर राउल्ट के नियम के ग्राफ को खींचना है तो राउल्ट के नियम के ग्राफ को खींचने के लिए हम दो अक्ष बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहली अक्ष एक्स अक्ष और दूसरी अक्ष वाई अक्ष। अब मैं इस चीज को देखता हूं, कल राउल्ट के नियम में ये पढ़ने को मिला हमें कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी विलेय या विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसमें उपस्थित पदार्थ का या उस पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज पे डिपेंड करता है। अगर आप मोल प्रभाज को चेंज कर देते हो आंशिक दाब का भी मान चेंज हो जाता है, क्योंकि आंशिक दाब का मान या प्रेशर की वैल्यू मोल प्रभाज पे डिपेंड करती है। इसलिए हमने मोल प्रभाज को लिखा है एक्स अक्ष पर और दाब की अमाउंट या दाब की मात्रा को हमने लिखा है वाई अक्ष पर। अब अगर इसको ग्राफिकल रूप में हम लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले मुझे दो सिचुएशन लिख लेनी होगी। एक तो विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज क्या है और विलायक पदार्थ का मोल प्रभाज क्या है। इनमें से एक और रूल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या आपको मैंने बताया भी था XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है, अर्थात अगर विलयन में उपस्थित दोनों अवयवों के मूल प्रभाजों को जोड़ दिया जाए तो दोनों अवयवों के मूल प्रभाज का योगफल सदैव 1 आता है। मैं एक एक को स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पर अगर देखता हूं तो मैंने XA अर्थात A पदार्थ के मूल प्रभाज को 1 मान लिया है। अभी सोचिए आप अगर इस सिचुएशन में A पदार्थ के मोल प्रभाज को 1 मान लिया जाए तो अगर मैं इस सिचुएशन पर XB की वैल्यू निकालूं या B पदार्थ के मोल प्रभाज को निकालना स्टार्ट करूं, आप समझोगे 1 1 से कैंसिल हो जाएगा और XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सेम दूसरे अपोजिट सेक्शन में अगर मैं देखता हूं थोड़ी देर के लिए, अभी मैंने XA की वैल्यू कितनी मानी थी 1, तो मुझे ऐसा पता चला उस फॉर्मूले से कि XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। लेकिन मैं अदर हैंड पर अगर देखता हूं ग्राफिकल किसी दूसरे पॉइंट पे अगर मैं XA की वैल्यू को 0 मान लेता हूं तो अगर XA की वैल्यू 0 है तो XA की जगह पे 0 प्लस की जगह प्लस XB और इक्वल टू 1, देन मुझे पता चलता है XB की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब मैं इससे पता कर पा रहा हूं कि जब XA की वैल्यू 1 आती है XB की वैल्यू 0 हो जाती है और जब XA की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस समय XB की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो मैं अब सबसे बड़ी बात है यहाँ XA की वैल्यू 1 है और मुझे दूसरी रीडिंग पे XA की वैल्यू कितनी दिखानी है 0, तो मैं यही तो दूसरा पॉइंट नहीं ले सकता। तो मैं अब इस पॉइंट को छोड़ दूंगा, मैं इसी X मोल प्रभाज के ही टर्म में या मोल प्रभाज के ही लक्षणों में X अक्ष पर एक जगह और पॉइंट नया क्रिएट करूंगा जिसमें XA की वैल्यू 0 होगी और XB की वैल्यू 1 होगी। तो मैंने एक यहाँ पर ऐसा टर्म बना लिया है, मैंने यहाँ एक पॉइंट आउट कर लिया है जहां पर अब XA की वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा और लेकिन जैसे ही मैं XA की वैल्यू को 0 करता हूं XB की जो वैल्यू मिलती है वो मुझे 1 मिल जाती है। इस बात को दोबारा से आप चेक कर लें कि जब भी आप इस फॉर्मूले में XA की वैल्यू 1 रखोगे, अगर XA की वैल्यू 1 रखते हो तो XB की वैल्यू 0 आ जाती है। XA की वैल्यू जहां पर 1 है वहां पर XB की वैल्यू 0, जहां पर XA की वैल्यू 0
वहां एक्स बी की वैल्यू 1। ये दोनों चीजें इसी फॉर्मूले से निकाली गई हैं। अगर मैं राउल्ट के नियम पर एक तीसरे थर्ड पार्ट को भी चेक करता हूं, तो राउल्ट के नियम में थर्ड पार्ट मेरे लिए एक और था कि P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो राउल्ट का नियम में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज और कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर देखा जाए तो मोल प्रभाव में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप विलेय और विलायक के आंशिक दाब पी ए पी बी और पी नॉट ए पी नॉट बी को मान के चलें या उसको समझें। तो ध्यान रखने वाली बात है, पी नॉट ए तब वाष्प दाब है जब अकेले विलेय पदार्थ था, और ऐसी सिचुएशन पे ये आंशिक दाब दाब की श्रेणी में सबसे उच्च होता है। ऐसे ही पी नॉट बी बी के लिए सबसे उच्च है, लेकिन ये तब दाब लिए गए हैं जब पदार्थ शुद्ध अवस्था में थे, इनमें कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं था। मैं एक एक लाइन को अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे लिए थर्ड नंबर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस सिचुएशन पर। तो मैं थर्ड नंबर पे सबसे पहले इस पॉइंट की सिचुएशन को रख के दिखाते हैं। हम लोग इस सिचुएशन को अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस सिचुएशन को राउल्ट के नियम पर अप्लाई करता हूं तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, P इज इक्वल टू पी नॉट मैंने लिख लिया है ए, आगे मैं क्या लिखता हूं, एक्स ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1, पी नॉट बी की जगह पे तो मैं पी नॉट बी लिखता हूं। लेकिन मुझे इस पॉइंट पे एक्स बी की वैल्यू अगर देखने को मिलती है वो एक्स बी की वैल्यू है 0। अगर एक्स बी की वैल्यू 0 है तो ये पद तो शून्य होने वाला है। देन P इज इक्वल टू पी नॉट ए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, एक एक सिचुएशन को आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की सिचुएशन को अप्लाई करेंगे कि अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू 0 है, और मैं इसको राउल्ट के नियम पर वैल्यू को रख देता हूं, तो पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू 1, पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू मैंने कितनी रख दी है 0, क्योंकि 0 रखा गया ये टर्म शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसमें P इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए की जगह पे 1 को यूज किया गया, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई अगर पी नॉट ए पर होता है तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए। अर्थात अगर हम ये सिचुएशन अप्लाई कर देते हैं तो मुझे उस विलयन के लिए जो दाब मिलता है वो मिलता है पी नॉट ए। अब पी नॉट ए क्यों मिला, इसको दूसरे शब्दों में भी देखो कैसे समझा जा सकता है। इस सिचुएशन में एक्स बी की वैल्यू 0 है, अर्थात बी पदार्थ की कोई भी मात्रा उपस्थित नहीं है। एक्स बी की वैल्यू 0 होने का मतलब इसमें बी पदार्थ है ही नहीं। पदार्थ कौन सा है, केवल एक्स ए इज इक्वल टू 1, अर्थात पदार्थ ए है। और आपने इस बात को पढ़ा था, जब पदार्थ केवल ए होता है, बी पदार्थ यहां नहीं होता है, उसके प्रेशर को कैसे लिखते हैं, पी नॉट। तो यहां भी सॉल्यूशन में पी नॉट ए आया है, और यहां भी ऐसे अगर हम समझते तो पी नॉट ए ही आता कि हमने बी पदार्थ लिए नहीं, बी पदार्थ की मात्रा 0 है, तो विलयन में कौन सा पदार्थ केवल है ए, और जब विलयन में पदार्थ केवल ए होता है तो प्रेशर कितना बनता है, पी नॉट ए। और आपने इस बात को भी पढ़ा था कि पी ए की हर एक वैल्यू की अपेक्षा पी नॉट ए एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, अधिकतम वैल्यू होती है, क्योंकि पी नॉट ए जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैं दाब के लिए, दाब के टर्म में पी नॉट ए को सबसे उच्च वैल्यू देता हूं, सबसे हाई वैल्यू देता हूं। तो मैंने ग्राफ में एक जगह पर एक पॉइंट लिख रखा है जिसे हम पी नॉट ए कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, पी नॉट ए से अब ए के लिए दाब कभी पी नॉट ए से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पी नॉट ए पदार्थ ए के लिए दाब की सबसे अधिकतम मात्रा है। और ये तब दाब निकाला गया है जब पदार्थ केवल ए था, बी पदार्थ था ही नहीं, अर्थात बी पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी थी, 0। सेम चीज मुझे इस सिचुएशन, इस सेकंड सिचुएशन के लिए भी अप्लाई कर लेनी चाहिए। क्या अप्लाई कर लेनी चाहिए कि अगर मैं वो सिचुएशन अप्लाई करता हूं राउल्ट के नियम में तो मुझे प्रेशर क्या मिलता है। तो हम इस चीज को थोड़ा सा हटाए देते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा कैसे किया गया है। अब मैं सेकंड सिचुएशन अप्लाई करता हूं इसी राउल्ट के नियम पे। अगर मैं सेकंड सिचुएशन को राउल्ट के नियम पर अप्लाई करके देखता हूं तो आप इसको देखोगे, देखो क्या क्या अप्लाई करना है। P इज इक्वल टू, मुझे एक्स ए की वैल्यू 0 इस बार लिखनी है और इस बार एक्स बी की वैल्यू को लिखना है ए। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले राउल्ट का नियम था P इज इक्वल टू पी नॉट ए। अभी आपको ध्यान रखना है एक्स ए लिखा हुआ है,
एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0, हमने 0 लिख दिया। फिर आगे लिखा है पी नॉट बी, मैंने पी नॉट बी लिखा। आगे लिखा हुआ है एक्स बी, तो एक्स बी की वैल्यू है 1। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो p इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 0, 0 हो गया। पी नॉट बी का मल्टीप्लाई अगर 1 पे होता है तो केवल पी नॉट बी ही मिलता है हमें। अगर पी नॉट बी मिलता है तो मैं क्या सोचता हूं, जब मैंने एक्स ए की वैल्यू 0 रखी, एक्स बी की वैल्यू 1 रखी, अर्थात इस पॉइंट की सिचुएशन पर, उस पॉइंट की स्थिति पर जब मैंने एक्स ए की वैल्यू 0 और एक्स बी की वैल्यू 1 रखी है, मुझे दाब का मान पी नॉट बी मिला है। पी नॉट बी क्या होता था, पी नॉट बी विलयन में उपस्थित अवयव बी का ही वाष्प दाब होता था। लेकिन पी नॉट बी तब का वाष्प दाब है जब विलयन में केवल बी पदार्थ ही लिया जाए, ए पदार्थ लिया ही ना जाए, उस सिचुएशन का होता था। आप इससे भी समझ सकते हैं। तो मुझे एक वैल्यू पी नॉट बी को पहले इंडिकेट करना होगा, और आप समझते हैं पी नॉट बी भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को भी हमें ग्राफ में कहीं ऊपर ही शो करना होगा, क्योंकि हम इस बात को जान गए हैं कि अगर पी नॉट ए पी नॉट बी मैक्सिमम वैल्यू है तो हम दाब की ओर पी नॉट ए और पी नॉट बी को ऐसी वैल्यू देंगे कि अब प्रेशर की वैल्यू कभी ना तो पी नॉट ए से ऊपर जा सकती है, ना पी नॉट बी से ऊपर जा सकती है। अब इस बात को भी चेक कर लेना बहुत जरूरी है कि क्या हमेशा पी नॉट ए कम, पी नॉट बी ज्यादा रहा करेगा। अगर मैं पी नॉट ए और पी नॉट बी की तुलना करता हूं तो भी देखिए पी नॉट बी थोड़ा सा ऊपर है और पी नॉट ए थोड़ा सा नीचे है। तो देखो बेटा, इसमें से एक चीज है, आप पी नॉट ए को भी ऊपर बना सकते हो, अगर आप चाहें तो पी नॉट बी को नीचे थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों की तुलना में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये किसी को नहीं मालूम है। या तो हमें ये पता हो जाए कि पदार्थों के क्वथनांक क्या है, किसका क्वथनांक ज्यादा है किसका क्वथनांक कम है, या हमें वाष्प दाब के मान पहले से पता हो। तो अगर एक्सपेरिमेंटली आपको चेक करने को मिलेगा तब तो आप ये जान पाओगे कि ए का पी नॉट ए ज्यादा होगा कि पी नॉट बी ज्यादा होगा। हमें किसी एक पदार्थ को कम बनाना है और किसी एक पदार्थ को ज्यादा बनाना है। हमने पी नॉट बी को ज्यादा बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं कि पी नॉट ए हमेशा पी नॉट बी से ज्यादा ही रहेगा। अभी पी नॉट ए से अभी पी नॉट बी ज्यादा है, ऐसा मान के चलते हैं। अब इस चीज को मैं चेक करता हूं तो आपने इस बात को समझ लिया होगा पी नॉट बी कैसे निकला। फॉर्मूले पे वैल्यू रखी जाएगी, जो वैल्यू रखी जाएगी पी नॉट बी को वही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब एक्स ए इक्वल टू एक्स बी 0 लिखा गया था तो हमने वहीं पर उस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया था। अब मैं इस रखी हुई वैल्यू को मिटा देता हूं। अब मुझे एक और चीज पता है, अगर मैं ध्यान से स्टार्ट करता हूं देखना, तो मुझे राउल्ट के नियम का ये हाथ थोड़ा सा मिटा देना होगा, और मुझे राउल्ट के नियम पे मुझे दो ये पार्ट लेके चलने हैं। फर्स्ट एंड ये सेकेंड नंबर पे लिखे हुए दो पार्ट को एक एक करके सॉल्व करना है, एक एक को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं पीए के लिए। अगर बेटा मैं पीए के लिए वैल्यू को सॉल्व करता हूं, मैं यहां इसको लिख के देखता हूं पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि ग्राफ किस प्रकार से इसका खींचा जाने वाला है। आप इस लाइन को देख के समझ सकते हैं पी नॉट ए तो अपनी जगह पर फिक्स है। अगर पी नॉट ए अपनी जगह पर फिक्स है तो मुझे पीए को चेंज करने के लिए, प्रेशर को चेंज करने के लिए मुझे क्या चेंज करना होगा, मोल प्रभार, क्योंकि प्रेशर के सामने ही मोल प्रभार लिखा है। इसका अर्थ है कि जब भी मैं मोल प्रभार का मान बढ़ा दूंगा या मोल प्रभार के मान में वृद्धि होगी, पीए की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दाब बढ़ने लगेगा या वाष्प दाब बढ़ने लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं एक्स ए की वैल्यू अर्थात ए का मोल प्रभार कम करने लगूंगा, आंशिक वाष्प दाब का भी मान कम होने लगेगा। मैं एक दो वैल्यू रख के दिखा देता हूं कि आप देखो, जनरली है इंटरमीडिएट पे आप इसको समझ सकते हो। अगर मैं एक्स ए की वैल्यू 1 रखता हूं, मैं मोल प्रभार की वैल्यू 1 रखता हूं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 रखता हूं, देन पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए आप रख सकते हो इस जगह पर। अगर मैं एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए का मान 0.8 रखता हूं, 1 से कम रखता हूं, ये 0.8 है, 1 से वैल्यू कम होती है, मुझे पी ए की वैल्यू मिलेगी 0.8 एक्स ए की जगह पे पी नॉट ए। अगर मैं एक्स ए की वैल्यू को
0.5 ले लेता हूं, देन PA इज इक्वल टू 0.5A। अभी मैं इसको चेक करता हूं, देखो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, पहले मैंने मोल प्रभाज 1 लिया, फिर मोल प्रभाज 0.8, फिर मोल प्रभाज आया 0.5, अर्थात मैंने मोल प्रभाज को धीरे 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 करके कम किया है। और किसके मोल प्रभाज को कम किया है? A के मोल प्रभाज को। लेकिन जैसे मैंने 1 से 0.8, 0.8 से 0.5, XA ए पदार्थ के मोल प्रभाज को कम किया है। आपने देखा होगा पहले जो प्रेशर था वो पूरा P01 P0A था, अब प्रेशर 0.8 P0A हो गया है, अर्थात प्रेशर थोड़ा सा घट गया है। और जब मैंने और भी कम किया है मोल प्रभाज को, अब प्रेशर भी जो 0.8 P0A से हटकर 0.5 P0A हो गया है। मैं इस दोनों चीजों को समझ गया कि मैं जैसे जैसे मोल प्रभाज को या ए पदार्थ के मोल प्रभाज को कम करूंगा, प्रेशर का मान भी क्या होता रहेगा? घटता रहेगा। और आप इस बात को भी समझ सकते हो कि जब मैं XA की वैल्यू जिस समय शून्य रख दूंगा, अगर XA की वैल्यू शून्य रख देता हूं तो शून्य का मल्टीप्लाई P0A होगा और देन PA इज इक्वल टू 0। अभी आप इस बात को समझ गए हैं कि अगर मैं A की वैल्यू 0 रखता हूं, वहां प्रेशर भी कितना हो जाने वाला है? 0। अर्थात जब मैं XA की वैल्यू 0 रखता हूं तो यहां प्रेशर भी कितना हो जाएगा? 0। और दूसरी चीज, जैसे मैं मोल प्रभाज की वैल्यू को 1 से 0.8 से 0.5 मैंने किया, आपने देखा PA की वैल्यू भी लगातार चेंज होती रही, घटती रही। इसलिए अब देखो इस चीज को, ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ के इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में पहले XA की वैल्यू कितनी थी? 1। अब XA की वैल्यू कितनी है? 0। अर्थात जब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं ग्राफ में, पदार्थ A का मोल प्रभाज 1 से कितना हो जाता है? 0। 1 से 0 होने का मतलब है पदार्थ A का मोल प्रभाज लगातार कम होता जा रहा है। वो कम होते 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 एक सिचुएशन ऐसी भी आई जब पदार्थ A का मोल प्रभाज कितना हो गया? 0। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर पदार्थ का मोल प्रभाज घट रहा है, तो इस ग्राफ में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर, प्रेशर के ग्राफ में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रेशर का भी मान घटता चला जाएगा। क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले से अंदाजा हो गया है कि जब मैंने मोल प्रभाज की वैल्यू को कम किया है, प्रेशर का मान भी लगातार कम होता रहा है। और जिस समय मोल प्रभाज का मान 0 हो जाएगा A के लिए, प्रेशर भी 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मोल प्रभाज A के लिए यहां था, क्यों? वैल्यू भी XE भी मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट गए, लगातार A का मोल प्रभाज 1 से घटकर कितना होता चला गया? 0। क्योंकि मोल प्रभाज घट रहा है, वाष्प पदार्थ का भी मान घटेगा। तो X इज इक्वल टू A के लिए जो प्रेशर था वो P0A था। अब जैसे मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, वेपर प्रेशर लगातार कम होता जाएगा। और वेपर प्रेशर कितना कम होता जाएगा कि इस सिचुएशन पर आते आते वेपर प्रेशर हो जाएगा 0। तो मैं इस ग्राफ को अगर बनाने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा कुछ ग्राफ बनाया जा सकता है कि मैं जैसे लेफ्ट टू राइट गया, वेपर प्रेशर लगातार कम होता गया, कम होता गया। इस सिचुएशन पे जहां XA इज इक्वल टू 0 थी, XA इज इक्वल टू 0 था, वहां पर PA की भी वैल्यू कितनी हो गई है? 0। यहां पर प्रेशर 0 हो गया है। तो अगर मैं ये वाला ग्राफ देखता हूं तो ये ग्राफ किसके लिए है? P इज इक्वल टू P0A इंटू XA। तो मैं यहां लिखे देता हूं PA इज इक्वल टू P0A XA। तो मेरे ख्याल से ये वाला ग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे चलता हूं, मुझे एक और सिचुएशन के लिए यही ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, इसी जगह पर इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी। अब मुझे PA के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। मेरे लिए अगर कोई ग्राफ बचता है तो PB के लिए। अब PB के लिए मैं अगर ग्राफ खींचने की कोशिश करता हूं, PB के लिए अगर मैं ग्राफ खींचने की कोशिश करता हूं तो मैं एक एक स्थिति को अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं क्या देखता हूं, मैं एक चार्ट बना लेता हूं इसमें से, इससे भी शायद समझ में आ जाए। एक तरफ मैं XB B पदार्थ के मोल प्रभाज को रखता हूं, दूसरी ओर मैं रखता हूं PB उसी B पदार्थ के आंशिक दाब। और मैं कई सिचुएशन इस पे रखूंगा, आप उसके हिसाब से सोचोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। देखिए,
अब सबसे पहले मैं एक्स बी की वैल्यू को क्या करता हूँ, 1 मान लेता हूँ। वो हर वाली सिचुएशन जब एक्स बी की वैल्यू 1 थी, अगर एक्स बी की वैल्यू 1 आती है, एक्स बी की वैल्यू वहां यहाँ 1 रखी जाती है, तो एक्स बी की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा पी नॉट बी पर, इसलिए पी बी की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट बी। अब मैं x की वैल्यू, आप जानते हैं एक्स बी की वैल्यू जो है वो 1 और 0 के बीच में ही रही है, तो जरूरी ये भी है कि हम एक्स बी की वैल्यू जो है वो ना तो 1 से ऊपर रखें और ना ही 0 से नीचे रखें। आप एक्स बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही ले सकते हैं। अब मैंने, क्योंकि मुझे एक्स बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेनी है, मैं एक्स बी की वैल्यू को थोड़ा घटा देता हूं। मैं एक्स बी की वैल्यू को कर देता हूं 0.6। ये वैल्यू 1 और 0 के ही बीच में आती है। अगर मैं 0.6 लिख देता हूं तो 0.6 पी नॉट बी, दिस इज 0.6 पी नॉट बी, अर्थात पहले प्रेशर पीबी था, अब प्रेशर पी नॉट 6 हो गया, 0.6 पी नॉट बी हो गया है। अब मैं एक्स बी की वैल्यू को और घटा के 0.4 रख के देता हूं। अगर मैं 0.4 रख दूंगा तो आप पीबी की वैल्यू कैसे निकालो, पी नॉट बी इंटू 0.4 पी नॉट बी। मैं इसको देखता क्या हूं, जैसे मैंने मोल प्रभाज को या बी पदार्थ के मोल प्रभाज को 1 से 0.6 किया, 1 से 0.6 किया, कम किया, जो प्रेशर था वो भी पी नॉट बी से 0.6 पी नॉट बी हो गया, प्रेशर भी रेडिश हो गया। फिर मैं आगे चलता हूं, 0.6 से 0.4 हुआ, जैसे ही मोल प्रभाज, जो प्रेशर था, जो वेपर प्रेशर था वो भी 0.6 से 0.4 हो गया। इसका मतलब है जैसे मैं मोल प्रभाज को घटाता हूं, बी पदार्थ का मोल प्रभाज कम करते चला जाता हूं, मैं इस बात को देखने को पाता हूं कि मोल प्रभाज की वैल्यू को कम करने से प्रेशर भी लगातार डिक्रीज, कम होता चला जा रहा है, और मोल प्रभाज जिस समय बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब अगर इस स्थिति को लागू करें तो मैं देखो कैसे देखता हूं, यहां पर क्योंकि बी पदार्थ की गणना चल रही है, पदार्थ बी का मोल प्रभाज कितना है, 0, मिनिमम है, बिल्कुल कम है। अगर पदार्थ बी का मोल प्रभाज मैं 0 कर देता हूं, पदार्थ बी का मोल प्रभाज मैंने 0 कर दिया, तो 0 का मल्टीप्लाई पी नॉट बी पे होगा तो प्रेशर भी कितना होगा, 0। अर्थात जब एक्सबी की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्सबी की वैल्यू इस स्थिति पर 0 है, यहां प्रेशर की भी वैल्यू कितनी होगी, 0। यहां प्रेशर 0 रहने वाला है, प्रेशर पीबी विल बी 0, पीबी विल बी 0 एट दैट पॉइंट। अगर मैं आगे चलता हूं, मैं क्या देखता हूं कि अगर हम इस सिचुएशन से समझ चुके हैं, इस रीडिंग से समझ चुके हैं कि बी का मोल प्रभाज जब भी घटेगा प्रेशर भी घटेगा। अब मैं चेक करता हूं, यहां बी का मोल प्रभाज 0 है और यहां बी का मोल प्रभाज 1 है, मतलब मैं जब लेफ्ट से राइट की ओर चलता हूं, बी के मोल प्रभाज में वृद्धि होती है, 0 से 1 हो जाता है। अब इसको ऐसे भी देखते हैं कि अगर मोल प्रभाज में कमी से वाष्प दाब का मान कम होता है तो मोल प्रभाज की वृद्धि में वाष्प दाब का मान ज्यादा भी तो होगा। मतलब जैसे मैं लेफ्ट से राइट चलूंगा मोल प्रभाज बढ़ेगा, और मोल प्रभाज अगर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो मैं क्या देखता हूं, मोल प्रभाज जब बी 0 है, प्रेशर 0, मोल प्रभाज जब थोड़ा सा बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, और मोल प्रभाज बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, और मोल प्रभाज बढ़ा प्रेशर बढ़ा, मोल प्रभाज बढ़ा प्रेशर बढ़ा। इस प्रकार से मोल प्रभाज बढ़ते हुए जब मोल प्रभाज 1 आ जाएगा तो मोल प्रभाज 1 आने की जगह प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। मतलब मुझे जब मोल प्रभाज 1 है वहां प्रेशर पी नॉट बी पर ग्राफ को दिखाना है, और जब मोल प्रभाज 0 है, मुझे मोल प्रभाज 0 है बी का, मुझे पी नॉट बी पीबी को 0 पे दर्शाना है। इसलिए मैं अब ग्राफ को स्टार्ट कर देता हूं कि मुझे ग्राफ इस पॉइंट से पीबी इक्वल टू 0 से पी नॉट बी की ओर लेके जाना है। तो मैं इस ग्राफ को, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ खींचा गया है वो बी को देखते हुए खींचा गया है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स। अब ये पीए का ग्राफ हो गया, ये पीबी का ग्राफ हो गया, मुझे पीए और पीबी दोनों के ग्राफ पता चल गए। लेकिन अगर मैं ग्राफ के लिए इस बात को चेक करूं कि मुझे टोटल ग्राफ चाहिए, पी के लिए ग्राफ चाहिए, प्रेशर के लिए ग्राफ चाहिए, पीए के लिए तो हो गया,
पीबी के लिए हो गया। अब मुझे टोटल प्रेशर में ग्राफ चाहिए पी के लिए, तो मैं क्या कर देता हूं, इनके मैक्सिमम वैल्यू को आपस में मिला देता हूं। अगर मैं इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू को मिला देता हूं तो ये मेरे लिए ग्राफ हो जाएगा पी ए पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इस प्रकार से राउल्ट के नियम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। हाँ, इस राउल्ट के नियम को देखते हुए या इस ग्राफ को देखते हुए मुझे दो तीन चीजें याद आती हैं, मैं उनको क्लियर या कंफर्म किए देता हूं। मुझे पहली चीज क्या याद आती है, फर्स्ट चीज अगर मैं देखता हूं कि मुझे राउल्ट के ग्राफ के नियम में मैं क्या क्या समझ पाता हूं, तो मुझे राउल्ट के ग्राफ के नियम में मुझे एक ये चीज समझ में आती है कि राउल्ट के ग्राफ का नियम जो है वो चाहे वो पीए के लिए खींचा जाए, चाहे वो पीबी के लिए खींचा जाए, और चाहे पी के लिए खींचा जाए, राउल्ट का ग्राफीय नियम जो है या राउल्ट का नियम है ग्राफिकल रूप में एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है राउल्ट का नियम, सरल रेखा जिसे कहते हैं, सरल रेखा को शो करता है। मैं दूसरी चीज देखता हूं तो मुझे इस बात का भी अंदाजा चलता है, क्योंकि मैं अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी की तुलना करूं तो मुझे पी नॉट ए की अपेक्षा पी नॉट बी ज्यादा समझ में आता है। अर्थात पी नॉट ए जो वाष्प दाब है ये कम वाष्प दाब है, और पी नॉट जो है वो वाष्प दाब कैसा है, ज्यादा। अभी आप इस बात को समझें, इसका वाष्प दाब कम इसलिए है क्योंकि इसने कम वाष्प बनाई होगी, इसका वाष्प दाब ज्यादा है क्यों, क्योंकि इसने वाष्प कैसी बनाई होगी, ज्यादा बनाई होगी। मुझे इसको देखने से ये पता चल जाता है कि अगर मैं ए की अपेक्षा बी को चेक करूं तो बी में वाष्प में चेंज होने की क्षमता ज्यादा है या बी ज्यादा वाष्पशील है, इसलिए ज्यादा वाष्प दाब बना रहा है, और ए कम वाष्पशील है। तो मैं एक चीज और यहां पे लिख सकता हूं कि ए की अपेक्षा, पदार्थ ए की अपेक्षा जो हमारे पास पदार्थ बी है वो अधिक वाष्पशील है। फिर ध्यान रखिएगा कि वाष्पशील इसलिए मैंने ज्यादा कह दिया, वाष्पशील इसलिए कह दिया कि इस ग्राफ को देखने से लगता है कि पी नॉट ए की वैल्यू थोड़ी सी कम है, अर्थात इसका जो वाष्प दाब है वो कम है और बी के लिए वाष्प दाब का मान ज्यादा है। और आप इस बात को जानते हो, वाष्प दाब तो तभी अप्लाई होती है जब वाष्प बनती है। अगर वाष्प ज्यादा बनती है तो वाष्प दाब भी ज्यादा, अगर वाष्प कम बनती है तो वाष्प दाब कम। इसको देख के मैं समझ सकता हूं क्योंकि ए का वाष्प दाब कम है, ये कम वाष्पशील होगा, इसने कम वाष्प बनाई होगी, और बी का वाष्प दाब ज्यादा है, इसलिए मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि बी ने ज्यादा वाष्प बना के तैयार की होगी। तो मुझे दूसरी चीज ये पता चलती है कि पी ए अर्थात पदार्थ ए की जो वाष्पशीलता है वो पदार्थ बी की वाष्पशीलता से कम है, या मैं कह सकता हूं पदार्थ ए कम वाष्पशील और पदार्थ बी अधिक वाष्पशील है। वाष्पशीलता में मैं एक और चीज को ऐड किए देता हूं, हालांकि क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या होता है, अभी आप सोचोगे क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है जब पदार्थ वाष्प में बदलना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। आप सभी इस बात को जानते हो कि अगर किसी पदार्थ का क्वथनांक कम है वो जल्दी ही वाष्प के रूप में बदलता है और ज्यादा वाष्प बनाता है, क्योंकि बी पदार्थ का वाष्प दाब ज्यादा है, इसका मतलब ये जल्द ही वाष्प के रूप में बदलने लगा होगा। अगर ये जल्द वाष्प के रूप में बदलने लगा होगा तो इसका क्वथनांक कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि जरा सा ही मैंने गर्म किया ये वाष्प में चेंज हो गया और ज्यादा से ज्यादा वाष्प बना ली। तो क्योंकि इसने कम टेम्परेचर पर ज्यादा वाष्प बनाई, मैं कह दूंगा पदार्थ बी का क्वथनांक कैसा है, कम है। और जब मैं ए की बात करता हूं तो मैंने ए को जब हीट किया होगा, ए ने वाष्प दाब बनाया, वेपर बनाई, लेकिन इसने वाष्प दाब कम बनाया। वाष्प दाब कम का मतलब है वाष्प कम बनी होगी, वाष्प कम बनी होगी का मतलब है हमें इसे वाष्प बदलने के लिए कैसा टेम्परेचर देना होगा, ज्यादा, तब जाके ये ज्यादा वाष्प बनाएगा। तो इसका क्वथनांक कैसा हो जाएगा, कम, सॉरी इसका क्वथनांक हो जाएगा ज्यादा। तो मैं एक बार दोबारा से यहां पर लिखे देता हूं, तीसरे नंबर पर इसको मैं लिखे देता हूं कि ए पदार्थ की अपेक्षा बी तो ज्यादा वाष्पशील था, लेकिन पदार्थ ए का
क्वथनांक पदार्थ B के क्वथनांक से अधिक होता है। इसको आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं कि जिस पदार्थ का क्वथनांक ज्यादा होगा, अधिक होगा, उसका वाष्प दाब कम रहने वाला है, और जिस पदार्थ का वाष्प दाब ज्यादा रहेगा उसका क्वथनांक कम रहने वाला है। जस्ट अपोजिट नेचर पे चलता है। तो मुझे राउल्ट के नियम से कुछ विशेष चीजें प्राप्त होती हैं। सबसे पहला, राउल्ट का नियम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। राउल्ट का जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कल भी मैंने इस बात को बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि राउल्ट का नियम y बराबर mx प्लस c के नेचर पर लिखा गया था। ये भी सरल रेखा का होता है। आज भी मैंने इसको रिप्रेजेंट करके देखा, सरल रेखा प्राप्त हुई। दूसरा कि a की अपेक्षा b अधिक वाष्पशील है। जिसका वाष्प दाब जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा वाष्पशील। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा वाष्पशील होगा जल्दी से वाष्प बदलेगा और ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। तो इस ग्राफ के हिसाब से जो बी पदार्थ है वो ज्यादा वाष्पशील है। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी पदार्थ अगर ए का पी नॉट ए ऊपर हो गया, पी नॉट बी नीचे हो गया, तो फिर पी नॉट ए ऊपर है, ये ज्यादा वाष्पशील रहेगा। पी नॉट बी नीचे होगा, वो वाष्पशील कम रहेगा। और जैसे अपोजिट नेचर चलता है वाष्पशील और क्वथनांक में, तो मैं क्या लिखता हूं कि पदार्थ ए का जो क्वथनांक है वो पदार्थ बी के क्वथनांक से अधिक होगा। जो वाष्पशील कम होगा उसका क्वथनांक ज्यादा। वाष्पशील कम का मतलब है जल्दी से वाष्प नहीं बनाएगा, और जब जल्दी से वाष्प नहीं बनाएगा तो इसको वाष्प में बदलने के लिए आप इसको बहुत ज्यादा गर्म करोगे, और जब ज्यादा गर्म करोगे और ज्यादा गर्म करने पर तब ये वाष्प बनाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गर्म करने पर वाष्प बना रहा है, इसका क्वथनांक कैसा है? ज्यादा है। तो हमने राउल्ट के नियम को पढ़ रखा है। तो राउल्ट के नियम को ग्राफिकल इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसको नोट कर लें। इसके आगे का जो भी आर्टिकल होगा हम नेक्स्ट वीडियो पे इस चीज को चेक करेंगे। फिलहाल इसके नेक्स्ट अगर मैं आर्टिकल को देखूं तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन है, इसके बाद परास्पर दाब वगैरह है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे की घटनाओं को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।